दोस्तों, हमारे देश में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और ये हमारे देश की हिस्ट्री का सबसे लंबा इलेक्शन होने वाला है, जहां 97 करोड़ से भी ज्यादा एलिजिबल वोटर्स इन इलेक्शंस में शामिल होंगे। पर यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी ईवीएम के ऊपर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पर हमने अक्सर इलेक्शंस के बाद ये देखा है कि जो कोई भी पार्टी इलेक्शन में हारती है वो अपनी हार के पीछे का सारा ब्लेम ईवीएम पे लगा देती है। हारने वाली पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि ईवीएम मशीन को हैक किया गया है, लेकिन वहीं ये पार्टी जिस जगह से जीती होती है वहां ये बिल्कुल चुप रहती है। और ये आज से नहीं बल्कि उस समय से चला आ रहा है जब से हमारे देश में ईवीएम से वोटिंग हो रही है। इस बार तो इलेक्शन के पहले ही ये बोला जा रहा है कि बीजेपी इन इलेक्शंस में ईवीएम को हैक करके जीतेगी। पर यहाँ पे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईवीएम सच में हैक हो सकती है? तो चलिए इस वीडियो में इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। भी वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दोस्तों, 1989 से पहले हमारे देश में इलेक्शंस के लिए पेपर बैलेट का यूज होता था। वैसे आज भी कुछ एरियाज में इसका यूज किया जाता है। इसमें वोटर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के आगे टिक करके अपने वोट को रजिस्टर करता था, जिसके बाद इस पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। फिर काउंटिंग के समय इन बॉक्सेस को ओपन करके काउंटिंग की जाती थी। पर अब जो इसमें मेन प्रॉब्लम थी वो थी बैलेट पेपर्स की, क्योंकि जब इलेक्शंस होते थे तो करोड़ों बैलेट पेपर्स की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता था और हजारों लोग इन पेपर्स को काउंट करने के लिए लगते थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था। वैसे उस समय ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें वोट माफियाओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग के समय वोटर्स को डरा धमकाकर उनसे फोर्सफुली वोट दिलवाए गए। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम मशीन को इंट्रोड्यूस किया, जिसको ये बोलकर लाया गया कि ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये सिक्योर तो है ही पर इसके साथ साथ ये टाइम एफिशिएंट भी है। जिसके बाद से ही हमारे देश के ऑलमोस्ट सभी वोटर्स इलेक्शन के समय ईवीएम का यूज करते आए हैं। जिसके साथ ही जब से ईवीएम का यूज हमारे देश में हो रहा है तब से ही जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो ये आरोप लगाना शुरू कर देती है कि ईवीएम को हैक किया गया है। अभी पिछले कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे ऑपोजिशन द्वारा ये आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। पर आपको ये सुन के भी हैरानी होगी कि जब हमारे देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यही ब्लेम बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर लगाती थी। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या ईवीएम सच में हैक हो सकती है? पर इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ईवीएम काम कैसे करती है और इलेक्शन के समय किस प्रोसेस को फॉलो करके वोट डाले जाते हैं। देखिए, जब ईवीएम को लाया गया था तब इसको यूज करने के टाइम पे भी ये सवाल उठे थे कि ईवीएम में अभी भी शॉर्टकमिंग्स हैं। जिसके बाद 2014 में नेशनल इलेक्शन के समय ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी ऐड कर दिया गया। देखिए, जब हम वीवीपैट का यूज नहीं करते थे तो हम उस समय सिर्फ बैलेट यूनिट में अपने कैंडिडेट के आगे बटन प्रेस करते थे, जिसके बाद एक लाइट जलती थी और हम ये सोच के वापस आ जाते थे कि हमने जिसको वोट दिया है उसे वोट पड़ गया है। लेकिन वीवीपैट को ऐड करने से ये हुआ कि इस मशीन को बैलेट यूनिट के बगल में ही रखा जाता है। तो जैसे ही हम अपना वोट देते हैं तो हमें वीवीपैट में एक स्लिप दिखती है जिसमें उस पार्टी का सिंबल होता है जिसे हमने वोट दिया है। ये स्लिप स्क्रीन में 7 सेकंड तक डिस्प्ले होती है, जिसके बाद वो स्लिप वीवीपैट बॉक्स में ही चली जाती है। देखिए, वीवीपैट से हमें ट्रांसपेरेंसी तो मिलती ही है, साथ ही एक डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि हमने जिसे वोट दिया है वो वोट उसे गया है या नहीं। देखिए, इलेक्शन के समय वोट्स को कलेक्ट करने के लिए 3 मशीन्स का यूज किया जाता है। पहले आती है कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट बूथ में ऑफिसर के पास होती है, जहां से वो ईवीएम को ऑन करने के लिए सिग्नल भेजते हैं और ये सिग्नल हर एक नए वोट को काउंट करने के लिए भेजा जाता है। इसको भेजने के पीछे का सिंपल रीजन ये है कि कोई भी व्यक्ति एक बार से ज्यादा वोट ना डाल पाए। दूसरी आती है बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबाकर अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देते हो। और लास्ट आती है वीवीपैट मशीन, जिसमें आपकी कंफर्मेशन के लिए आपके द्वारा दिए गए वोट की स्लिप को दिखाया जाता है। और ये तीनों मशीन्स आपस में कनेक्ट रहती है, जिसमें हम कोई भी अदर डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इसको स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो वाईफाई, ना ही इंटरनेट और ना ही किसी भी टाइप का फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है, ताकि कोई भी इन डिवाइसेस को दूर से कंट्रोल ना कर सके। ये मशीन पूरी तरीके से इंडियन डेवलप्ड प्रोडक्ट है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इन पूरे इलेक्शंस में वोटिंग के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। देखिए, ईवीएम मशीन्स को पूरी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ये कंपनी अपने सिक्योर वेयर हाउसेज में इन सारी ईवीएम्स को सिक्योर करके रखती है। फिर जब देश में इलेक्शंस की डेट आती है, तब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूरे देश में ईवीएम मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जहां जहां इलेक्शन होने होते हैं। अब इसके बीच में भी एक स्टेज होती है जहां इन मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ईवीएम रैंडमाइजेशन का यूज किया जाता है। हर एक ईवीएम मशीन में एक सीरियल नंबर होता है और कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी ये किसी को भी नहीं पता होता। कंप्यूटर रैंडमली सीरियल नंबर को सेलेक्ट करके ये डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन किस जगह पे जाएगी, जिसके बाद इन ईवीएम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। इस रूम में पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी रहती है, जहां फोर्स के साथ साथ 24 आवर्स लाइव कैमरा चालू रहते हैं। जब ये मशीन्स स्ट्रॉन्ग रूम में आती है तो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में इनको स्ट्रॉन्ग रूम में बंद करके रख दिया जाता है और इसकी 24 आवर्स लाइव रिकॉर्डिंग चलती रहती है, जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर चेक कर सकती है। फिर जब इलेक्शंस की डेट करीब आती है तो इसे डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां इलेक्शन होने होते हैं वहां के स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दिया जाता है और सेम सिक्योरिटीज के साथ इसको संभाल कर वहां रख दिया जाता है। अब इसके बाद इसे वोटिंग के समय वहां से पोलिंग स्टेशन में ले जाना होता है। ये वो स्टेशन होता है जहां आप वोट देने जाते हो। सेम लेवल की सिक्योरिटी के साथ इसे वहां ले जाकर सेटअप कर दिया जाता है। अब सारा कुछ हो जाने के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे बुलाया जाता है और उनके सामने ही एक डेमो वोटिंग करी जाती है, जिसमें हर एक कैंडिडेट के नाम के आगे वोट डाल के उसे वीवीपैट मशीन से वैलिडेट किया जाता है। अगर इसके दौरान कुछ भी मिसमैचिंग होती है या कुछ एरर आता है तो वहीं पे इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। जब सारी पार्टीज के लोग और वहां मौजूद ऑफिसर्स इस पर सहमति बना के अप्रूव करते हैं, तब जाके ही वोटिंग शुरू होती है। अब जो कोई भी पार्टी इलेक्शन हारने के बाद ये सवाल उठाती है कि ईवीएम में किसी भी पार्टी को वोट देने पर वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जा रहे थे, तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाकर ये चीज़ खुद चेक करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया वोट कैंडिडेट को जाएगा या नहीं, तो फिर इलेक्शन के बाद इन चीज़ों पे सवाल उठाना तो बिल्कुल इलॉजिकल है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी ईवीएम को हैक करना भी चाहेगी तो पहले उसे इस पूरी प्रोसेस के बीच में, जहां स्ट्रॉन्ग रूम में हाई सिक्योरिटी और लाइव कैमरा रहते हैं, पहले तो वो वहां से मशीन को चुरा ले और फिर उसकी सिस्टम प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसे दोबारा वहीं रख दे। तो ये बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल सा काम है, और अगर कोई ऐसा कर भी देता है तो वो कितनी ईवीएम मशीन्स को हैक करेगा और इस बात के क्या चांसेस है कि वो हैक की हुई ईवीएम मशीन उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। देखिए, कुछ लोग जिन्हें ईवीएम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, वो लोग ये भी बोलते हैं कि जो ईवीएम मशीन्स इलेक्शन में आती है उनमें पहले से ही ऐसा सिस्टम सेट किया गया होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट एक ही पर्टिकुलर पार्टी को जाते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो इन ईवीएम मशीन्स को मैन्युफैक्चर करता है वही इनके अंदर ऐसा सिस्टम सेट करके भेजे। पर ऐसा भी करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए उनका ये जानना जरूरी है कि जिस पार्टी को वो सारे वोट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका अलॉटेड मशीन सीरियल नंबर क्या है, और ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये सबसे बाद में जनरेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी बोली जाती है कि जब सारी वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद वोट बढ़ाए जाते हैं। देखिए, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस बूथ का जो इंचार्ज होता है वो सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के सामने ही ईवीएम को सील करता है और सारे रिप्रेजेंटेटिव ये चेक करते हैं कि वो अच्छे से सील हुई है या नहीं। साथ ही उन लोगों को ये भी बताया जाता है कि किस मशीन में कितने वोट डले हैं। ये सारी चीजें जब हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वेरीफाई कर लेते हैं तब जाके ये मशीन सील होती है और उसी सिक्योरिटी के साथ इसे स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक करके रख दिया जाता है, जहां 24/7 लाइव रिकॉर्डिंग होती है जिसको सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर करते हैं। अब जिस दिन काउंटिंग होनी होती है तब सभी पार्टीज और ऑफिसर्स के सामने स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है और वहां से ईवीएम मशीन्स को निकाल के ये चेक किया जाता है कि कहीं किसी ईवीएम मशीन की सील खुली हुई तो नहीं है। जब ये सारी चीजें चेक कर ली जाती है तब जाके सारी पार्टीज की सहमति के बाद ही काउंटिंग शुरू होती है, जिसके बाद मीडिया वाले ये बताना चालू कर देते हैं कि कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है और फिर शाम होते होते पूरी तरीके से वोटिंग रिजल्ट सामने आ जाते हैं।
अब जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो ईवीएम पे ये ब्लेम लगाना शुरू कर देती है कि ईवीएम हैक हो गई है, पर वहीं ये पार्टी जिस जगह से जीती होती है वहां ये बिल्कुल चुप रहती है। देखिए, आए दिन ईवीएम पे यही सवाल उठते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है, पर कोई भी पार्टी ये प्रूफ नहीं कर पाती है कि ईवीएम हैक हुई कैसे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ईवीएम की टेक्नोलॉजी पे बहुत भरोसा है। तो जब बहुत सारे एलिगेशन ईवीएम पर लग रहे थे, तब 3 जुलाई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टीज को ये चैलेंज दिया कि आप दुनिया के किसी भी हैकर को लाओ और ईवीएम को हैक करो। पर कोई भी पार्टी ईवीएम को हैक करने के लिए नहीं गई, क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्रूफ था और ना ही उन्हें ये श्योरिटी थी कि ईवीएम हैक हो सकती है। अगर वो ऐसा करने के लिए जाते भी और अगर वो हैक नहीं कर पाते तो देश में उनकी बेइज्जती होती, साथ ही उनके सपोर्टर्स भी कम हो जाते। एक बार दिल्ली असेंबली में भी एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने ईवीएम जैसी ही एक मशीन लगाई और देश के सामने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ईवीएम इस तरीके से हैक हो सकती है, पर जो ये हैक करके दिखाया गया वो एक डुप्लीकेट ईवीएम पे था। तो ऐसे में ये बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि ईवीएम सच में हैक हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पार्टी अपना एक सिस्टम बना के लाएगी और खुद ही उसे हैक करके लोगों को ये शो करने की कोशिश करेगी कि हमारी हार के पीछे का कारण हैक्ड ईवीएम थी। देखिए, अगर सिंपली बोला जाए तो ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। अब मेरा ऐसा बोलने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं, चलिए उन रीजंस को जरा समझते हैं। 2024 में हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ईवीएम के M3 मॉडल का यूज किया जा रहा है, जिसमें हैकिंग और टेम्परिंग को रोकने के लिए कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। ईवीएम को हैकिंग और टेम्परिंग से बचाने के लिए इसमें UADM यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है। इस फीचर की खास बात यह है कि अगर कोई कंट्रोल यूनिट को ओपन करने की कोशिश भी करेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली डेड या डिसेबल हो जाएगी। साथ ही जो ईवीएम में चिप होती है वो सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, यानी कि इसमें सिर्फ डेटा एक बार ही डाला जा सकता है और इस सिस्टम में हर प्रेस्ड की के रियल टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे ये पता लगाने में आसानी होती है कि किसी ने मशीन में एक से ज़्यादा बार बटन प्रेस तो नहीं किया। ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय टेम्परिंग से बचाने के लिए ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी लगाया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ईवीएम की लोकेशन को कंटिन्यू मॉनिटर किया जा सकता है। देखिए, हमारे देश में अभी भी लोगों के बीच ईवीएम को लेकर ये डाउट है कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो हम लोगों का भी ये काम है कि हम उनमें ये अवेयरनेस लाए कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। और अगर आपसे कोई ईवीएम हैकिंग के बारे में बोले तो आप उनकी बातों में तब तक बिलीव मत करना जब तक वो अपनी इस बात को प्रूफ ना कर पाए। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस बना पाए।